क्या कभी सोचा है कि कुछ व्यापारी जो 7 समंदर पार से सिर्फ मसाले और रेशम खरीदने आए थे, आखिरकार एक पूरे उपमहाद्वीप के मालिक कैसे बन बैठे? आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी की उसी अविश्वसनीय कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं, व्यापार से साम्राज्य तक का उनका सफर। तो सवाल यही उठता है कि ये हुआ कैसे? आखिर व्यापारियों का एक छोटा सा समूह इतने बड़े मुल्क का शासक कैसे बन गया? ये किसी पहेली जैसा लगता है ना? तो चलिए आज इसी पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सब एक बहुत ही मामूली से व्यापारिक मिशन के साथ शुरू हुआ। कोई सेना नहीं, कोई साम्राज्य बनाने का सपना नहीं, बस एक सीधा साधा सा लक्ष्य था, मुनाफा कमाना। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी इस खेल में अकेली खिलाड़ी नहीं थी। जब वो भारत पहुंचे तो यहाँ पार्टी पहले से ही चल रही थी। पुर्तगाली गोवा में जमे हुए थे और देखते ही देखते डच और फ्रांसीसी भी मैदान में कूद पड़े। और दांव पर क्या लगा था? भारत के मसालों, कपास और रेशम का वो शानदार व्यापार जिसमें बेहिसाब पैसा था। और यहीं से पूरा खेल बदलने लगा। ये अब सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये सर्वाइवल की लड़ाई बन गई थी। मुनाफा कमाने का अब एक ही तरीका था, अपने कॉम्पिटिटर्स को रास्ते से हटाना। तो बस जहाज डुबोए जाने लगे और व्यापार के लिए बनी कोठियां अब किलों में बदलने लगी। व्यापार और युद्ध के बीच की जो पतली सी लाइन थी, वो लगभग मिट चुकी थी। तो अब हम कहानी के दूसरे चैप्टर में आ गए हैं। कंपनी अब सिर्फ अपने व्यापार को नहीं बचा रही थी, नहीं, उसकी भूख बढ़ रही थी। अब नजरें थीं जमीन पर, इलाकों पर। अब लक्ष्य था क्षेत्र पर कब्जा करना। और फिर आया साल 1757, प्लासी का युद्ध। ये एक टर्निंग पॉइंट था। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐलान था। कंपनी ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अब सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं, बल्कि भारत में एक जबरदस्त मिलिट्री पावर है। और इस एक जीत ने, समझिए, बंगाल के खजाने की चाबी ही उनके हाथ में थमा दी। कंपनी की स्ट्रैटेजी बड़ी कमाल की और उतनी ही शातिर थी। वो सीधे सीधे हमला नहीं करते थे। पहला कदम, वो किसी रियासत में अपना एक रेजिडेंट बिठा देते, जो असल में उनका एक जासूस होता था। दूसरा कदम, वो राजा पर सहायक संधि थोप देते। और आखिरी चाल, जब राजा इतना भारी भरकम खर्चा नहीं उठा पाता तो वो उसके राज्य का एक टुकड़ा हड़प लेते। ये एक धीमा जहर था, स्लो पॉइजन। आइए इस सहायक संधि को जरा और समझते हैं। ये एक जाल की तरह थी। भारतीय राजाओं को मजबूर किया जाता कि वो अपनी सेना भंग कर दें और कंपनी की सेना को अपनी सुरक्षा के लिए पैसा दें। और अगर वो पैसा नहीं दे पाए, जैसा कि 1801 में अवध के नवाब के साथ हुआ, तो उन्हें अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा कंपनी को देना पड़ता था। ये एक ऐसा कर्ज था जिसे चुकाना नामुमकिन था, और नतीजा सिर्फ एक था, विलय। और जब लगा कि इससे ज्यादा क्या ही बुरा होगा, तो सामने आया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी व्यपगत का सिद्धांत। ये शायद उनकी सबसे बेशर्म चालों में से एक थी। नियम बड़ा सीधा था। अगर किसी भारतीय राजा का कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत अपने आप कंपनी की हो जाएगी। झांसी जैसे कई राज्यों को इसी नीति का निशाना बनाया गया, और इसी ने 1857 में भड़कने वाली आग में घी का काम किया। अब तक तो हमने बड़े बड़ी लड़ाइयों और राजनीतिक दांव-पेंच की बात की, लेकिन इस सब का आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा था? चलिए अब उस मानवीय कीमत पर एक नजर डालते हैं जो इस विस्तार के लिए चुकाई गई। ये जो नंबर है, इसे जरा ध्यान से देखिए। 1 करोड़। 1770 के बंगाल अकाल में इतने लोगों की जानें गई थीं। ये उस वक्त बंगाल की कुल आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा था। और ये सिर्फ कुदरत का कहर नहीं था, ये कंपनी की नीतियों का सीधा भयानक नतीजा था। और ये तबाही सिर्फ अकाल तक नहीं रुकी। समाज का हर तबका, हर कोई पिस रहा था। किसानों पर इतने ज्यादा टैक्स लगाए गए कि वो अपनी जमीनें खो बैठे। बंगाल के वो बुनकर जिनका दुनिया में नाम था, उन्हें अपना माल कौड़ियों के दाम बेचने पर मजबूर किया गया। और आदिवासी समुदायों से उनके जंगल छीन लिए गए, जो उनकी जिंदगी का आधार थे। तो जब इतना जुल्म हो, इतना दर्द हो, तो क्या होता है? एक दिन वो गुबार फटता है। और वही हुआ 1857 में। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये पिछले 100 सालों से जमा हो रहे गुस्से और बेबसी का एक भयानक विस्फोट था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इस विद्रोह की कोई एक वजह नहीं थी। ये तो कई सारी चिंगारियों का एक साथ भड़कना था।
राजा महाराजा नाराज थे क्योंकि उनकी सत्ता और इज्जत छीन ली गई थी। सिपाही यानी भारतीय सैनिक गुस्से में थे क्योंकि उन्हें लगा कि नए कारतूसों से उनका धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। किसान और जमींदार पहले से ही टैक्स के बोझ तले दबे थे, मतलब समाज के हर हिस्से को लग रहा था कि उनका सब कुछ दांव पर लगा है। और जब ये चिंगारी भड़की ना, तो जंगल की आग की तरह फैल गई। मेरठ में सिपाहियों ने बगावत की और सीधा दिल्ली की तरफ मार्च कर दिया, जहां उन्होंने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता बना लिया। और फिर तो कानपुर, लखनऊ, झांसी, देखते ही देखते पूरा उत्तर भारत इस विद्रोह की आग में जलने लगा। और ये सिर्फ कुछ सिपाहियों की बगावत नहीं थी, ये एक जन आंदोलन बन चुका था। एक अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने खुद लिखा था, हर गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार हमारा विरोध करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। ये शब्द बताते हैं कि विद्रोह की जड़ें कितनी गहरी और फैली हुई थी। आखिरकार बेहतर ताकत और हथियारों के दम पर अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। लेकिन लड़ाई तो खत्म हो गई, पर भारत अब हमेशा के लिए बदल चुका था। एक युग का अंत हो रहा था और एक नए दौर की सुबह हो रही थी। तो इस विद्रोह का सबसे बड़ा, सबसे फौरी नतीजा क्या निकला? ईस्ट इंडिया कंपनी, गेम ओवर। 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी का बोरिया बिस्तर बांध दिया और भारत का कंट्रोल सीधे अपने हाथ में, यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में ले लिया। यहीं से ब्रिटिश राज की असली शुरुआत हुई, जो अगले 90 साल तक चले। तो कंपनी तो खत्म हो गई, लेकिन 1857 की वो आग, वो पूरी तरह कभी नहीं बुझी। विद्रोह भले ही कामयाब न हुआ हो, लेकिन इसने एक ऐसी चिंगारी जला दी जो आगे चलकर आज़ादी के आंदोलन की मशाल बनी। यहीं से स्वतंत्रता के लिए एक नए और लंबे संघर्ष की नींव रखी गई, जिसकी मंजिल 1947 में मिली। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। 1947 में अंग्रेज तो चले गए, पर उस लंबे दौर की कौन सी विरासतें हैं जो आज भी भारत को, हमारे समाज को, हमारी राजनीति को शक्ल दे रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। इस सफर में साथ देने के लिए शुक्रिया।